चलिए आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी के बारे में। तो वो हम चर्चा करेंगे 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इससे पहले अपना सब भाई किसी टॉपिक को कवर किए थे, तो वो कवर किए थे 1858 ईस्वी के एक्ट के बारे में। और 1858 ईस्वी के एक्ट के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट व्यू से आता था, तो वो सारी टॉपिक को जो है हम लोग कवर करने का कार्य किए थे। आज कोई नया टॉपिक आता है, तो वो नया टॉपिक आता है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे आप कह सकते हैं इसे इंग्लिश में इंडियन काउंसिल एक्ट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। तो सबसे पहला तो इस बात को जान लेंगे कि 1861 ईस्वी में जो भी एक्ट लागू किया गया था, तो उस एक्ट का नाम था, यदि कुछ तो आप बोलेंगे, भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम जो है 1861 ईस्वी में जो ये लागू किया गया था, तो आइए इस 1861 ईस्वी में जो है इससे क्या क्या टॉपिक बनता है जरा उसको भी देख लेते हैं कि 1861 के ईस्वी के टॉपिक जो है क्या क्या बनता है इससे जो है। सबसे पहले कंडीशन में तो जानने का कार्य करेंगे कि इस समय यदि ब्रिटेन की महारानी कोई थी, तो ब्रिटेन की महारानी का नाम था, ब्रिटेन की महारानी यदि कोई थी तो उनका नाम था विक्टोरिया। और आपको पता ही है कि पूरा नाम जब आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया जो है इनका पूरा नाम था। और साथ ही साथ ये भी जानने का कार्य करेंगे कि जब आपसे पूछ देगा कि 1861 ईस्वी के जो है भारत परिषद अधिनियम के समय यदि कोई भारत के गवर्नर जनरल कोई थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से इस बात को भी जान गए कि लॉर्ड कैनिंग साहब जो है यानी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। यदि आपको पूछ देगा कि 1861 ईस्वी के जो है भारत परिषद अधिनियम के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो उनका नाम था अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। तो ये जान गए। लेकिन एक बात और भी आपको मैं बता देता हूँ, छोटा सा फैक्ट जो है उसको थोड़ा याद रखेंगे। एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि एक एक्ट अपना सब भाई पढ़े थे 1853 ईस्वी का एक्ट। दूसरा यदि कोई एक्ट पढ़ने का कार्य किए थे तो उस एक्ट का नाम था 1858 ईस्वी का एक्ट, और जो है 58 ईस्वी का एक्ट। और तीसरा यदि कोई एक्ट था तो वह है 1861 ईस्वी का एक्ट। इसके बाद यदि कोई एक्ट आएगा तो 1876 ईस्वी का एक्ट आएगा। और साथ ही साथ जानेंगे 1876 ईस्वी के बाद यदि कोई एक्ट आता है तो वो 1892 ईस्वी का एक्ट आता है। यानी ये चीज आप जान लेंगे कि 1853 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक के एक्ट में यदि आपको पूछेगा कि इस समय तक जो है ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो आप बोलने का कार्य करेंगे कि ब्रिटेन की महारानी यदि कोई थी तो विक्टोरिया थी। तो यहाँ से इस बात को भी सब कोई जान गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया है ना, उसका यदि कार्यकाल है तो उसका कार्यकाल है 1837 ईस्वी से लेकर 1901 ईस्वी तक उसका कार्यकाल है।
तो 1901 ईस्वी तक जो ये कार्यकाल है, तो 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक के कार्यकाल के बीच में ही ये सारे एक्ट जो है आते हैं। इसी कारण से तो 1853 ईस्वी का एक्ट पूछे, चाहे 1858 ईस्वी का एक्ट पूछे, चाहे 1861 ईस्वी का एक्ट पूछे, या 1876 रहे, चाहे 1892 ईस्वी का एक्ट रहे, इन सारे एक्ट के समय यदि ब्रिटेन की महारानी कोई थी तो उसका नाम था विक्टोरिया। तो यहाँ से ये चीज को भी सब कोई जान गए। अब आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस भारत परिषद अधिनियम से और भी आता है, जरा उसको देखने का कार्य करते हैं कि भारत परिषद अधिनियम से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है। सबसे पहला कंडीशन में तो जानने का कार्य करेंगे कि इस एक्ट के तहत पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। शुरुआत हो गई थी। आप बोलेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, जरा उसके बारे में समझाते हैं। याद कीजिए 1833 ईस्वी के एक्ट के बारे में जब सब भाई पढ़ रहे थे तो आपको मैंने इस बात को बताने का कार्य किया था कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था तो उनको बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। और बहुत सारी शक्तियां जो प्रदान की गई थी, तो एक चीज जानेंगे कि यहाँ से जो ये हमारा भारत है, तो ये भारत में जो है ये मुंबई का जो विधान परिषद था और ये मद्रास का जो विधान परिषद था, इन दोनों की शक्तियों का भी जो है कहा जाए कि केंद्रीकरण कर दिया था कहीं पर, तो वो भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल ही जो है किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण करने का कार्य करते थे। लेकिन यह एक्ट आया ना, तो इस एक्ट के बाद जो है वह शक्ति पुनः जो है कहा जाए कि मुंबई और मद्रास के जो है विधान परिषद को वापस लौटा दिया गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि मुंबई और मद्रास के जो विधान परिषद है ना, वह भी जो है अब यानी कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो अब जो है यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण नहीं रहा। तो ये चीज यदि ऐसे नहीं समझे तो आइए अब इसको दूसरे ढंग से समझा देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कोई केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर कहा जाए कि जो है राज्य हैं, और इस केंद्र के जो है यानी केंद्र में तो आपको पता है केंद्र है और इसके चारों ओर राज्य है। और इस केंद्र में के द्वारा यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो यह कानून यहाँ भी लागू होता है, यह कानून यहाँ भी लागू होता है, यह कानून फिर यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी लागू होता है, यानी सभी जगह पर लागू होता है। तो केंद्र के द्वारा आप क्या देख रहे हैं कि बना रहा है यदि कानून को तो केंद्र, लेकिन लागू हो रहा है संपूर्ण राज्य में, यानी राज्य को अपने जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है अभी इस समय। तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे केंद्रीकरण। लेकिन जब जो है केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के साथ साथ यदि कहा जाए कि राज्य को भी जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो हम ऐसी व्यवस्था को कहेंगे विकेंद्रीकरण कहेंगे, उसे केंद्रीकरण नहीं कहेंगे। तो यहाँ से इस बात को भी समझ गए कि जब जो है केंद्र के साथ साथ जो है राज्य को भी जो है कानून बनाने की अधिकार जो है प्राप्त रहेगी, तो ऐसी व्यवस्था को आप केंद्रीकरण की व्यवस्था नहीं कहेंगे। ऐसी व्यवस्था को आप कुछ भी कहने का कार्य करेंगे तो आप कहने का कार्य करेंगे कि यह विकेंद्रीकरण है। तो ये चीज को भी जान गए सब भाई। दूसरा अगला टॉपिक और भी क्या आता है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं कि जो है अब यहाँ से एक चीज और भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत मुंबई तथा मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। तो यानी कानून निर्माण करने की शक्तियां प्रदान की गई। तो वो एक्ट का नाम है 1861 ईस्वी का एक्ट। और ये 1861 ईस्वी के एक्ट को आप कहते हैं भारत परिषद अधिनियम हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं आप जो है इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। तो यहाँ से इस बात को भी जान रहे हैं कि मुंबई
तथा मद्रास को, मुंबई तथा मद्रास को पुनः विधायी शक्ति प्रदान की गई। तो ये चीज को भी जान गए सब कोई। तो आप बोलेंगे कि इस एक्ट के तहत जो है पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ बोलने का कार्य करेंगे कि मुंबई तथा मद्रास को पुनः विधायी शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कानून निर्माण की अब जो है शक्ति मुंबई और मद्रास को भी हो चुका था। अब आते हैं और भी क्या बात आता है, जरा उसको देखते हैं। इस एक्ट के तहत एक चीज जानेंगे कि तीन नए प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया था। चलिए आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है प्रांतीय विधान परिषद? 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था ना, उस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के द्वारा जो है देश में छोटे छोटे प्रांतों को जो है देश को जो है छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे मान लेते हैं कि अपना बंगाल प्रांत था, पंजाब प्रांत था, सिंध प्रांत था, ये सारे जो है यानी कहा जाए कि छोटे छोटे प्रांतों में जो है विभाजन किया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन उस समय जो प्रांतों में जो देश का विभाजन किया गया था, तो उस समय इस प्रांत को जो है कानून बनाने का जो है अधिकार प्राप्त नहीं था, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। तो एक चीज और भी जानेंगे यहाँ से कि जब आपको पूछ देगा तीन प्रांतीय विधान परिषद का जो गठन किया गया था, तो कहां कहां किया गया था, तो पहला तो आप जानने का कार्य करेंगे कि बंगाल में किया गया था। दूसरा आपसे पूछेगा तो नॉर्थ वेस्ट जो है क्षेत्रों का किया गया था। नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र अभी यदि कोई आता है तो वो आता है आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत आता है। और साथ ही साथ जानेंगे तीसरा कोई प्रांत था, तो उस प्रांत का नाम था पंजाब। तो यहाँ से ये बात भी जान गए। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बंगाल और पंजाब से कि बंगाल में जो है ये प्रांतीय विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1862 ईस्वी में किया गया था। लेकिन पंजाब में जब आपको पूछा जाएगा कि ये प्रांतीय विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप बोलेंगे 1897 ईस्वी। तो आइए फिर से समझते हैं। जब आपको कह देगा कि प्रांतीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत, तो एक्ट का नाम होगा 1861 ईस्वी। लेकिन जब वर्ष पूछेगा तो आप कहेंगे बंगाल में प्रांतीय विधान परिषद का गठन 1862 ईस्वी में किया गया था, और पंजाब में जो है प्रांतीय विधान परिषद का गठन किसी वर्ष किया गया था, तो उस वर्ष का नाम था 1897 ईस्वी। तो यहाँ से ये चीज भी जान गए। चलिए अब आगे और बात करते हैं। आगे एक चीज याद कीजिए कि मैं आपको क्या बताया था कि 1853 का चार्टर एक्ट आया था। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है केंद्रीय परिषद जो थी, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को जो है दो भागों में बांटा गया था। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था गवर्नर जनरल परिषद ही था, गवर्नर जनरल परिषद, और दूसरे का यदि कुछ नाम था तो दूसरे का नाम था केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद।
केंद्रीय विधान परिषद। तो अब आइए जरा यहाँ से समझते हैं कि यहाँ क्या क्या अपने सब भाई का एग्जाम के पॉइंट व्यू से टॉपिक बनता है, जरा उसको देखते हैं। ये गवर्नर जनरल परिषद और ये केंद्रीय विधान परिषद। तो गवर्नर जनरल परिषद की जो है एक चीज जानने का कार्य करेंगे। अब सदस्य संख्या 4 से 6 कर दिया गया, 4 से 6, क्योंकि आइए अब थोड़ा सा बैक पार्ट थोड़ा आपको हम बता देते हैं कि बैक पार्ट क्या हम लोग चर्चा किए थे, जरा उसको देख लेते हैं सबसे पहले, तब जो है आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। आप याद कीजिए कि आपको मैंने बताया था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो है ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या थी 4, लेकिन 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इस 4 जो सदस्य संख्या थी इसको घटा के कर दिया गया 3, और जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत पुनः जो है गवर्नर जनरल की जो है कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या कर दिया गया 4। लेकिन जब आपको पूछेगा कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर कर दिया गया 6, तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है अब इसकी संख्या 4 से बढ़ा करके कर दी गई है 6। तो यहाँ से ये बात को भी सब भाई समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा और भी क्या बात आता है, जरा उसको देख लेते हैं कि इससे संबंधित बात क्या आती है। एक चीज जानेंगे कि जो है आप बोले थे कि केंद्रीय विधान परिषद, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल परिषद। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के बाद से भारत में शासन चलाने का निकाय 4 हो गई, यानी 1861 ईस्वी के एक्ट के आने से पहले भारत में शासन चलाने के लिए 3 ही संस्था कार्य कर रही थी, लेकिन अब जो है 4 संस्था कार्य कर रही है। और वह कौन कौन सी संस्था कार्य कर रही है, जरा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन में तो आप याद कीजिए कि मैं आपको बताया था कि एक संस्था थी भारत सचिवालय, भारत सचिवालय। और ये भारत सचिवालय संस्था कहीं थी तो वो था आपका ब्रिटेन में, वो था ब्रिटेन में। तो ये पहला जो है ये आपका संस्था है। दूसरा यदि कोई है तो दूसरा है आपका गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद। चलिए, और तीसरा कोई आपका संस्था है तो वो आपका है केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद। और अब जो ये चौथा इस एक्ट के तहत जो नया संस्था आया है उसका नाम है प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। तो लीजिए यहाँ से इस बात को भी सब कोई जान गए कि जब आपको पूछेगा कि किस एक्ट के बाद से जो है भारत में शासन चलाने का जो है निकायों की संख्या 4 हो गई थी, तो आप बोलेंगे 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत। और 1861 ईस्वी के एक्ट से पहले आप देख रहे थे कि शासन चलाने का मात्र 3 ही निकाय हमारे देश में था, लेकिन 1861 ईस्वी के बाद जो है कहा जाए कि हमारे देश में जो है अब 4 निकाय हो गया, 4 सिस्टम जो संस्था चेंज जो हो गई, जो कि कहा जाए कि देश में चलाने का शासन का कार्य करती थी। तो यहाँ से ये चीज को भी जाने। अब क्या आता है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 6
6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो आप बोलेंगे कि 1861 ईस्वी के जो है भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जितने भी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे ना, तो मनोनीत सदस्यों में से आधे सदस्य मनोनीत सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। तो यहां से आप बोलेंगे कि जो है यानी कहा जाए कि गवर्नर जनरल 6 सदस्य को मनोनीत किया तो आधा जो है गैर सरकारी होगा, नॉन ऑफिशियल व्यक्ति होगा। इस बात को जानेंगे, यानी 6 मनोनीत किया तो 3 गैर सरकारी होगा, 3 सरकारी होगा। यदि 8 किया तो 8 में से 4 जो है कहा जाए कि गैर सरकारी होगा सदस्य और 4 सरकारी सदस्य होगा। यदि 12 सदस्य मनोनीत करने का कार्य किए तो 12 में से 6 जो है सरकारी सदस्य होगा और 6 जो है गैर सरकारी सदस्य होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस बात को जानेंगे, और वो क्या जानेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। जब आपको पूछ देगा यहाँ से किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के द्वारा, या आपको पूछ देगा कि गवर्नर जनरल के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर जनरल के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार कितने भारतीय व्यक्ति को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया तो आप बोलेंगे 3 व्यक्ति को पहली बार एक चीज जानेंगे, गवर्नर जनरल के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार जो है मनोनीत किया गया। और उस तीनों व्यक्ति का यदि आपसे नाम पूछ देगा तो आप बोलेंगे, पहला तो एक का नाम था पटियाला के राजा थे जिनका नाम था महेंद्र सिंह। दूसरा यदि व्यक्ति का नाम आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे देवनारायण सिंह। और तीसरा यदि व्यक्ति का नाम पूछेगा तो आप बोलेंगे उस व्यक्ति का नाम था किरण राव। यानी पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो है गवर्नर जनरल के द्वारा इस एक्ट के तहत जो है 3 भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया।
और वह तीनों भारतीय व्यक्ति गैर सरकारी रूप से शामिल हुआ था। और जब आपको पूछेगा तीनों भारतीय व्यक्ति में नाम पूछेगा तो आप बोलेंगे महेंद्र सिंह। ये जो है महेंद्र सिंह जानने का कार्य करेंगे पटियाला के महाराजा थे, पटियाला के महाराजा थे। देवनारायण सिंह जो है बनारस के राजा थे। और तीसरे व्यक्ति का यदि कुछ नाम है तो तीसरे व्यक्ति का नाम है किरण राव। तो यहाँ से इस बात को भी जान गए। लेकिन इस तीनों में जो है यदि पूछेगा कि सबसे पहले यदि किसको मनोनीत किया गया था तो पटियाला के राजा महेंद्र सिंह। सबसे पहले एक चीज जानने का कार्य करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद में जो है पटियाला के राजा महेंद्र सिंह को मनोनीत किया गया था। तो यहाँ से ये चीज को जान गए। अब आते हैं थोड़ा आगे और भी चर्चा कर लेते हैं कि आगे क्या बात है। एक चीज जानेंगे कि जो है 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है ना लॉर्ड कैनिंग साहब के द्वारा एक प्रणाली शुरू की गई थी। उस प्रणाली का नाम था विभागीय प्रणाली। और ये विभागीय प्रणाली जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसे कहा जाता है। तो एक चीज जानेंगे सब कोई कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली को मान्यता किस एक्ट के तहत दी गई थी। तो आप बोलने का कार्य करेंगे कि इसी एक्ट के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो विभागीय प्रणाली चलाया गया था उसे मान्यता मिली थी। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली चलाया गया था वर्ष 1858 ईस्वी से, इस बात को भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानने का ये भी कार्य करेंगे कि आपको पूछ भी देता है दूसरे ढंग से क्वेश्चन कि विभागीय प्रणाली का जनक हमारे देश में किसे कहा जाता है। तो हमारे देश में विभागीय प्रणाली का जनक यदि किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि जो है हमारे देश में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए कि लॉर्ड कैनिंग साहब जो है हमारे देश में विभागीय प्रणाली का जो है जनक हैं। अब आते हैं और भी जानते हैं कि 1861 ईस्वी के तहत क्या हुआ था। सबसे पहला कंडीशन में तो जानेंगे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। और गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी तो इसे समझते हैं गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। आइए जरा इसको समझते हैं। आपके दिल दिमाग में ये बात चलता होगा कि अध्यादेश किसे कहेंगे। इसको तो अभी जस्ट सब भाई समझ ही लेंगे, लेकिन अभी इस बात को जान जाइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि अध्यादेश क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। आगे जब इसी पॉलिटी में सब कोई पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि अपने देश में आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत जानेंगे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आइए अब इसको समझते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। और इस फैक्ट को समझ गए
तो आप समझ जाइए कि उस समय जो है, मान लेते हैं कि हमारे देश में सरकार कोई प्रस्ताव लाने वाली है, और जब सरकार प्रस्ताव लाने का कार्य करती है तो हम मान लेते हैं कि कोई प्रस्ताव लाने का कार्य किए और वह प्रस्ताव जो है बहुत ही उपयोगी है, तो उसको सबसे पहले यदि पेश किया जाएगा तो सदन में पेश किया जाएगा, और सदन में जो है पेश किया जाएगा तो उस प्रस्ताव को औपचारिक रूप जब दिया जाता है तो उसे कहा जाता है विधेयक। विधेयक विधेयक और सदन के, आपको पता है कि सदन के दो अंग होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। तो किसी भी सदन में इस जो है विधेयक को लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में आप लाइए या आप राज्यसभा में लाइए, जैसे लाना है, जिस सदन में लाना है आप ला सकते हैं। तो आप क्या बोले कि कोई प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव को जब औपचारिक रूप दिए तो औपचारिक रूप देने के बाद उसको लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में आप पेश कीजिए, जहां पेश करना है कीजिए। और जैसे ही मान लेते हैं कि यहां से लोकसभा से पास हो गया और लोकसभा से पास हो गया तो ये विधेयक जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में यदि पास हो गया तो वो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो बन जाता है आपके देश का कानून। लेकिन इसी में क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया और लोकसभा से पास होने के बाद उसको भेजा गया अगले सदन में। अगले सदन कहने का मतलब राज्यसभा में, और राज्यसभा में जो है वो यानी पास नहीं किया है, लेकिन सरकार को इस प्रस्ताव को हर हाल में लाना है क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी यदि प्रस्ताव है। तो उस कंडीशन में सरकार क्या करेगी कि डायरेक्ट लोकसभा से जो है यानी राष्ट्रपति के पास जो है भेजेगी और कहेगी कि आप इस पर अध्यादेश जारी कीजिए, और अध्यादेश जैसे ही जारी कर देगी तो एक चीज जानेंगे कि यह प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा, और जब यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पारित होने के बाद जो है यह देश में कानून का रूप ले लेगा। लेकिन यह ज्यादा समय के लिए नहीं, इस बात को जानेंगे, मात्र 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए ही जो है यह प्रस्ताव पारित होगा, उससे अधिक समय के लिए नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो 42 दिनों के अंदर जो है कहा जाए कि ये अध्यादेश जो है स्वतः समाप्त जो है यानी हो सकता है। नहीं तो अधिकतम एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि ये जो अध्यादेश है इसका यदि वैलिड पूछेगा कितने दिनों का होता है तो आप बोलने का कार्य करेंगे 6 माह का होता है। तो यहाँ से इस बात को भी समझ गए कि अध्यादेश क्या होता है। तो अब जब भी आपको 1861 ईस्वी के एक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप अपना सब भाई 1 सेकेंड में उस क्वेश्चन को जो है आराम से बना सकते हैं। आज इतना ही रहने देंगे। ऑल दैट्स, थैंक यू।